नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज बात करने वाले हैं टॉप 20 मैथ के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ये अगर मैथ के क्वेश्चन आप निश्चित रूप से करेंगे तो आप किसी भी वनडे एग्जाम में, अगर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम में, हर एक वनडे एग्जाम में मैथ यहाँ पे स्पेशल होता है। मैथ पूछा ही पूछा जाता है, चाहे जो भी तैयारी करिए मैथ के क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो भैया इसके पर्पज से, चाहे अभी हाल ही में आने वाला यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है और बात करेंगे तो आपका 6300 प्लस पोस्ट रेलवे टेक्नीशियन का आ रहा है। तो इसके बाद आपका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर लगा हुआ है। तो इसके बाद तमाम चीज़ें हैं। तो भैया मैथ के सारे यहाँ पे टॉप क्वालिटी के यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को आप कहीं भी करिएगा, हर एक पैटर्न पर आधारित। देखिए भैया, अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशल नहीं होता है। अगर स्पेशल की बात करते हैं तो रूल और तरीका होता है, जो जिस तरीके से आप सवाल को करते हैं हर तरीके से वही बात होती है कि यहाँ पर तरीका अगर आपको आता है तो कोई भी सवाल हो आप बना ले जाएंगे। तो भैया यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे तो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ से। तो टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं यहाँ से। तो कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से आपको करने को देखने को मिलेंगे। भैया आपने कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से पढ़ रखा हो, कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहा हो, कर रखे हो, लेकिन इन प्रश्नों को करते हैं तो एक बार जरूर आपको मुश्किल में डाल देंगे ये प्रश्न। करा यदि x के साथ y व्युत्क्रमानुपाती है, यदि x के साथ y व्युत्क्रमानुपाती है तो x प्लस वाई लघुत्तम है जब। अब ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि x प्रोपोर्शनल टू 1/y, यानी कहने का मतलब है कि x व्युत्क्रमानुपाती है y के। तो यहाँ पे दिया है कि x प्लस वाई का लघुत्तम मान क्या हो जाएगा। लघुत्तम मान क्या हो जाएगा, यहाँ से कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब x और y के मान दोनों यहाँ से कम हो। तब भैया अगर हम बात कर लें यहाँ से, तो अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 रख लूं तो y की वैल्यू 1 रख लूं तो दोनों बराबर हो जाएगा। न्यूनतम वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 0 कर रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि आप यहाँ से कर नहीं सकते हैं। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, 1 लिख सकते हैं। x की वैल्यू 1 लिख सकते हैं और y की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर आपको सबसे न्यूनतम मान की बात कर रहा है कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान कब होगा। ठीक है ना भाई। अब न्यूनतम मान कब होगा, जब दोनों पद आपस में यहाँ से बराबर हो जाए। भैया यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, क्योंकि y का पक्षांतर करेंगे तो y का गुणा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सबसे छोटा मान की बात करते हैं तो कह रहा है लघुत्तम कब होगा। यहाँ पे अगर इस ऑप्शन की बात करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा, लघुत्तम यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से करेंगे x का मान बड़ा हो जाए y के मान से, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि भाई x का मान जो है छोटा है y के मान से, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब आपका राइट आंसर कौन सा सही होगा, ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तम मान रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आपको इनकी वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, सेम माननी पड़ेगी। अगर ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं तो अगर बराबर होंगे तो निश्चित रूप से इनका मान कैसा आएगा, लघुत्तम आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे। अब देखिए, ये भी प्रश्न आपको थोड़ा से सोचने में मजबूर कर देगा। x का वह वास्तविक मान जिसके लिए व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 न्यूनतम है। तब भैया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 यहाँ पे दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसका x का वास्तविक मान रखिए जिसके लिए न्यूनतम हो। तब भाई यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, x की छोटी छोटी वैल्यू रखना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन इसको थोड़ा से वे की तरीके से यहाँ से बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ 9 + 1, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना। इसको ऐसे लिखा जा सकता है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, 3 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, प्लस 1 हो जाएगा। इसे आप जरा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणित 3x ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे है ही है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इतनी सी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए,
x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, +1 रहेगा। अब भाई यहाँ पे कह रहे न्यूनतम, तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखेगा, आप यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आप क्या लिख लेंगे 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया मेरे 3 आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को निश्चित रूप से यहाँ पर अगर बात करता हूं मैं, तो घुमा फिरा के ऐसे देता है, अगर ऐसे देगा आप क्या करेंगे, सिंपल सा इसका फैक्टर करना प्रारंभ कर देंगे, इसका गुणनखंड करना प्रारंभ कर देंगे, जो कि फैक्टर मिलेगा ही नहीं। जब फैक्टर मिलेगा नहीं, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है न्यूनतम, जब ऐसा सब वर्ड आएगा तो आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग के बना करके पूर्ण वर्ग के तरीके से आपको करना पड़ेगा भाई। अब देखिए ये यहाँ से हम बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ से लिखा हुआ है cot 9 डिग्री। देखिए एक बात समझिएगा, कहीं पर भी जब ऐसे आए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे दो वेरिएबल का योग अगर 90 के बराबर हो, 90 के बराबर हो, तो अक्सर वहां पर उनकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती, 1 के बराबर हो जाती। इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं ये a है और ये वाली वैल्यू क्या हो जाए b मान लूं मैं, 81 और 9 को देखा जाए यहाँ पे, तो ये कितना हो रहा है 90 हो रहा है। 27 और 63 कितना हो रहा है भैया, जोड़ के 90 हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर, इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर पाएंगे बताइए। तो इस तरीके से जब प्रश्न आते हैं तो बढ़िया तरीके, शानदार तरीके, जबरदस्त तरीके से इसको बनाना पड़ेगा भाई। त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है भैया। ये सवाल में कह रहा है कि एक ट्राइंगल दिया गया है आपके पास, कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, मान लेता हूं मैं एक त्रिभुज ABC है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C मान लेता हूँ। यहाँ पे कह रहा है ABC में यदि A प्लस B बराबर C है, यदि A प्लस B बराबर है किसके, C के बराबर है, तो यहाँ पर कौन सा इसमें ऑप्शन बिलोंग करेगा। इसका मतलब है भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है तभी त्रिभुज संभव होगा, तभी त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे ता यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का योग, अर्थात ये वाली भुजा बड़ी वाली भुजा हो जाएगी, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तब कर्ण यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका राइट आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बन जाएगा। जब यहाँ पे देगा ए प्लस बी बराबर सी के होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भैया, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है भैया, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ से 6, 8, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर एक ही गोला बनाया गया है, इस प्रकार बने गोले की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कहने का मतलब 3 छोटे छोटे गोले हैं, इन गोलों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है, कहानी यह है कि अगर 3 गोलों को या 4 गोलों को, जितने भी गोलों को आप पिघलाइए, पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाएंगे, तो इन जितने छोटे छोटे गोले होंगे, इन गोलों को जब पिघला करके बड़ा गोला बनाएंगे, तब छोटका सब गोला का जो आयतन होगा बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। इस बात को याद रखिएगा। तब भैया अगर यहाँ पे हमारे पास 3 गोले हैं, इन तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, तो यहाँ पर इन तीनों गोलों का आयतन बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है पाई r1 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से 4/3 पाई r2 का क्यूब हो जाएगा, r2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका 4/3 पाई r3 का क्यूब हो जाएगा, बराबर बड़ा वाला गोला हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से इस बात को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से देखिएगा 4 पाई सब में है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो R1 क्यूब बोले तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के यहाँ पे गोले हैं, तो इसका 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 छांग 36 छक्का 216 हो जाएगा। उसके बाद भैया
8 का हो जाएगा कितना, 8 का कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 अट्ठे कितना हो जाएगा 512। फिर यहाँ पे 10 का कितना हो जाएगा, 10 दहाई 100 दहाई 1000 हो जाएगा, बराबर r पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना भैया, r पावर 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 1000 में 500 जोड़ेंगे 1500, 1500 और 200 1700, 1700 और 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और 12 की बात करेंगे कितना होगा भैया, ठीक है ना, 1728 कितना आएगा, 1728 बराबर क्या हो जाएगा, r पावर 3। अब क्यूब रूट निकालिएगा, यहां से क्यूब रूट निकालेंगे तो 18 12 का होगा, ठीक है ना, किसका होगा, 12 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से 12 का क्यूब होता है भैया, 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब होता है 1728, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, निश्चित रूप से आप कर पाएंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला सवाल। भाई इस सवाल को करते वक्त आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम मैं इसको एकदम शार्ट तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है ना, इसको एकदम शार्ट तरीके से, एकदम इजी तरीके से मैं बताऊंगा। जब भी ऐसा प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति कह रहा जॉन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से साइकिल चलाते हुए ठीक ठीक समय पर स्कूल पहुंच जाता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर गति से साइकिल चलाता तो वह 12 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता, तो उसे स्कूल पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती। देखिए यहाँ पे दो तरीके क्वेश्चन बनते, एक बार क्या कहेगा कि अगर इतनी स्पीड से चलता तो स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता, और इतनी टाइम से चलता तो स्कूल यहाँ पर पहुंचने पे मतलब कि वो पहले पहुंच जाता, ऐसा सवाल देता। ठीक है ना, तो इस सवाल को करने का तरीका होता है भैया, यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, मैं तरीका लिख देता हूँ। देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति x की स्पीड से चलता है और यहाँ पर t मिनट पहले पहुंच जाता है, और फिर अगर वह y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तब वह t मिनट बाद पहुंचता, तो यहाँ पे x से माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा, समय का योग। जब एक बार पहले पहुंचेगा एक बार बाद में पहुंचेगा, मतलब समय से पहले पहुंच जाएगा और समय से लेट हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों के टाइम को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टाइम को जोड़ करके वो मिनट में देगा, आप 60 से भाग दे लीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है, फिर बाद में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है, दोनों को घटा देंगे, यहाँ पे बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दीजिएगा। 12 मिनट कह रहा है पहले पहुंच जाता है, 12 मिनट पहले, अगर कहता कि यहाँ पे 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, फिर यहाँ पे कहा होता कि लेट में पहुंचता, तो दोनों समय को जोड़ लेते। ठीक है ना, यहाँ पर अब 60 से भाग दे देंगे, तब 15 चौका क्या हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा। यहाँ से 4 3 12 और यहाँ से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कर पाओगे तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे सवाल को कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके सवाल को आप कर पाएंगे भाई। चलिए, तो ये फार्मूला आपके पास याद रहना चाहिए। यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला ही घटाना है, जो बड़ा होगा उसी में से घटा लीजिएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, समय, समय लिखेंगे, घंटे में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनट में देगा 60 से आप डिवाइड करके बना लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे तजुर्बा आपका यहाँ पे काम में आना चाहिए भाई। चलिए, सवालें कोई बड़ी छोटी नहीं होती, सवालों को करने का ढंग होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, बस सवाल को कर सकते हैं आराम से बेहतर तरीके से। देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 49 पदों तक, फिर 50, फिर प्लस 49 48 घटते क्रम में। अब यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, सीरीज को ध्यान से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 से लेकर के 49 तक एक सीरीज है, फिर पीछे से 1 से लेकर के 49 तक एक सीरीज है, बीच में 50 आ रहा है। इन दोनों सीरीज को अगर हम कर लेंगे तो 50 को हम ठिकाने लगा सकते हैं भैया। देखो कर कैसे पाओगे, जब क्रम से यहाँ पर 1 + 2 + डॉट 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 करके इस तरीके से यहाँ पे n पद तक दिए होते हैं, तो n पदों का योग निकालने का तरीका होता है आपके पास। n पदों का योग निकालने का तरीका होता है n + 1/2, ये होता है। बताओ इस तरीके से कर पाएंगे भाई। ठीक है ना, हमारे पास 49 पद हैं, सॉरी यहाँ पे n + 1 होगा। ठीक है ना, n + 1 होगा, इस बात को याद रखिएगा, /2 हो जाएगा भैया। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे।
तब दोनों के लिए यहाँ पे लग जाएगा प्लस यहाँ पे 50 रहबई करेगा और इसके लिए भी वही फार्मूला लग जाएगा। तो कर पाओगे बताओ? चलो तो यहाँ पे कैसे करेंगे, चलिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे भैया 49 पद के लिए, तो यन का मान आपका 49 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 49 गुणित यन प्लस 1, यन एन प्लस 1/2 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 कर देंगे तो 50/2 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। इसके लिए भी यही होगा, क्यों? तो यहाँ पे हम 2 का गुणा ना कर दें भैया, 2 का गुणा कर दें मतलब एक बार इसको जोड़ना है एक बार इसको जोड़ना है, तो 2 बार जोड़ना है तो 2 का गुणा कर लेंगे। अब प्लस का लिख देंगे 50 लिख देंगे। अच्छा यहाँ से 2 से 2 कट गया, निश्चित रूप से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे आया क्या 49 गुणित 50 प्लस 50। अब गुणा मत करने बैठ जाना, गुणा मत करने बैठ जाना भाई कि इसका गुणा करें फिर जोड़ें, नहीं 50 दोनों में से कॉमन ले लो तो 49 प्लस 1 बचेगा, तब 50 गुणित 50 हो जाएगा 2500 आ जाएगा। बताओ 2500 करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। यहाँ से आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2500। कर पाओगे बताइएगा। अगर जो चीज़ें यहाँ पे समझ में ना आएगी मुझे एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करूँगा, ठीक है ना। यहाँ से उन प्रश्नों को मैं फिर से रिपीट करने का प्रयास कर दूंगा। 5 यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर बोले तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा भैया, एन स्क्वायर बोले तो आपका 10,000 हो जाएगा। 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना। यहाँ पे माइनस कितना करेंगे 300, 300 करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 पंचे 10, यहाँ कितना आ जाएगा 5,000। और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 150, तब 5,000 में 150 माइनस कर दीजिएगा। हालांकि इस तरीके से भी काट सकते हैं, घटा के भी काट सकते हैं भाई। चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5,000 में आप क्या माइनस कर लेंगे 150 माइनस कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 10 में से 5 घटाइएगा 5, यहाँ 9 में से घटाइएगा तो 8 आएगा। 4850 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा भैया 4850 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आएगा तो यही फार्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे सक्सेसिव वाला सवाल आ जाता है। ये भी सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक सवाल कहीं ना कहीं हर जगह पूछा जाता है, भला यहाँ पर ये सवाल बहुत आसान होता है लेकिन फिर भी पूछता है। क्या आएगा 10% और 20% उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर है भैया। एक या तो ये फार्मूला लगा लो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इससे भी लगा सकते हो, ठीक है ना, इससे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बार 10% की छूट दी जाती है, एक बार 20% छूट दी जाती है, तो सकल छूट कितनी हो जाएगी। यहाँ से कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो एक बार 10% की छूट दी, फिर 20% की छूट दी, फिर टोटल आपके पास यहाँ पे 20 गुणित 10, ठीक है ना, इतने की छूट दे दी। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपके पास 20 10 30, 30 में से 2% घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28% की यहाँ पे टोटल छूट। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से 28% आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है इसे करने का, फ्रैक्शन मेथड से आप कर सकते हैं। इसे ऐसे कर सकते हैं जैसे भाई अगर 10% 1/10 10 से छूट देगी तो यहाँ पे हो जाएगा आपका। चलिए दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, 10% की छूट का मतलब हो जाएगा अगर 10 रुपये आपके पास है तो यहाँ पे 10% की छूट का मतलब अब यहाँ पे 9 पर बेचेंगे कोई भी चीज़। 20% छूट का मतलब होता है 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से 4 हो जाएगा भैया। यहाँ से गुणा कर लेंगे तो 10 पचे कितना हो जाएगा 50 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे कितना छूट दे रहे हैं तो 36 4 40 10 50, 14 बटा यहाँ से क्या कर देंगे 50 गुणित 100 कर देंगे। 50 दूना 100 हो जाएगा, 14 दूना क्या हो जाएगा भैया मेरे 28% आपका सकल छूट जो आएगी वो 28% आपका आ जाएगा। सक्सेसिव से आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, चलिए आगे ये सवाल थोड़ा सा इसको देखेगा कैसे ये सवाल लिखा गया, इस सवाल को देखेगा। सवाल में अगर बात करूंगा तो लिखा हुआ है आपका 17 का पावर 1999, ठीक है ना भैया। चलिए फिर 11 का पावर जो है 1999 दिया गया है, फिर माइनस 7 का पावर 1999 कह रहा है कि इकाई अंक क्या होंगे। अब ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे 17 का पावर है तो मुझे इकाई अंक से मतलब है, मुझे 7 का पावर कितना लिखा हुआ इससे मतलब है, इधर जो संख्या लिखी गई इससे कोई मतलब नहीं होता है। लास्ट वाला यूनिट डिजिट लेना है भाई।
7 का पावर लिखा हुआ है कितना, 1999। अब यहाँ पे निकालेंगे कैसे, 1999 का आप 4 से डिवाइड करें, 4 से भाग दीजिए, इसका रूल होता है। 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 3 19 आ जाएगा। यहाँ से 4 8 32, 4 9 36, यहाँ पे 4 9 36 आ जाएगा, फिर आएगा 3, तो यहाँ पे 39 आ जाएगा, 4 9 36, कितना शेष बचेगा भैया 3, तो 7 का पावर 3 लिख लेंगे, जितना शेष बचेगा, शेष आपका कितना बचेगा, शेष रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो वही 7 का पावर 3 लिख देंगे। तो 7 का पावर 3 का मतलब 7 7 49 7 343, 343 होगा ना भैया। इसका इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3, यहाँ से 3 लिख लेंगे प्लस। अब 1 का पावर 1999 करिए, चाहे जितना करिए उसका भी इकाई अंक 1 ही आता है। अब 7 का पावर 1999 है, तो ये भी 7 का पावर 3 ही बनेगा, -3 आएगा। यहाँ से इससे कट जाएगा भैया, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, कर पाओगे इस सवाल को, एकदम आसान है भैया। अगर यूनिट डिजिट का ऐसा सवाल आएगा, जो भी पावर होता है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो पावर लगा देंगे, और यहाँ से जब संख्या छोटी हो जाएगी तो निश्चित रूप से आप निकाल पाएंगे। ठीक है ना भाई। चलिए अगले सवाल की मैं बात करूँ। अगला सवाल कह रहा है कि x पावर 3 प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 2 को x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना रहेगा। अब यहाँ से x का मान हमें रखना पड़ेगा, x का मान रखूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 3 है बराबर 0 कर लें तो x बराबर 3 आ जाएगा। अब रिमाइंडर पूछ रहे तो भैया x के स्थान पे आप कितना लिख सकते हैं, 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ पे 3 त्रिक का 9 बचे कितना हो जाएगा, 45, यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा भाई। अब इसको जोड़िएगा, 7 5 12 4 2 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है ना भैया, यहाँ से 72 हो जाएगा। 7 5 12 4 2 6 1 7, 9 में से यहाँ पे 2 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 7। ठीक है ना, यहाँ से अगर बात करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 65, 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना होगा भैया, 65 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ से आप लोग कर पाइएगा, निश्चित रूप से ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल कर है यक्ष बृहत्तम अंक कर है वह बृहत्तम अंक यक्ष जिसके लिए संख्या इतना 3 से डिवाइड है। अब ध्यान से देखो भाई, 3 से कटने वाली संख्या जो है पूरी तरीके से 3 से या 9 से कटने वाला जो अंक होता है, पूरी तरीके से अगर उनके अंकों का योग 3 से या 9 से कट रहा है वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 5 लिखा हुआ है, यक्ष लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 3 x और 4, यहाँ पे 3 से डिवाइड है ये पूरी संख्या। 3 से कटने का मतलब है कि इनके सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग यहाँ से देखिए 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा भैया, 5 और 4 9 कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे 7 बचा, यक्ष बचा, यक्ष बचा। अगर यहाँ पे मैं 7 ले लूँ, 7 तो ये है अपने पास, यहाँ पर यक्ष का मान कितना ले लूँ, अगर यक्ष का मान फिर 7 ले लूँ, 7 7 14 हो जाएगा। फिर यहाँ भी यक्ष का मान 7 ले लूँ, 7 3 21 हो जाएगा। जो 21 किससे कट जाता है, 3 से कट जाता है। तो क्या यक्ष का मान 7 नहीं हो जाएगा भाई, यक्ष का मान कितना हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 7 यहाँ से आ जाएगा, कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हमने आज जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कराया हुआ है तो सब टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन थे। तो इसी तरीके से आप लोग निश्चित रूप से तैयारी बढ़िया तरीके से आप कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को हम यहाँ से समाप्त करते हैं, और आपका जो है कल का सेशन जो होगा यहाँ से कल की वीडियो आपको मिल जाएगी, जो कि अभी ऑफलाइन चल रहा है। ऑफलाइन इसलिए चल रहा है भैया कि यहाँ पे लाइव क्लास नहीं हो पा रही, क्योंकि अपने एरिया में नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से लाइव क्लास हो ही नहीं पा रही। ठीक है, चलिए।